आज मैं आपको हिंदी कृतिका में पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनाएंगे। प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता प्रसन्नता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत से संपूर्ण सरकारी तंत्र लगा हुआ है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी की सेक्रेटरी आज सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी, वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नजर आती थी कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरी, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीर अखबारों में छप गईं। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई थी। हथियार बंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो, यह कैसे हो सकता। चिंता बड़ी मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में ही आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ देश के घर में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। एक छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। सभापति ने फटकार लगाई। तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त पर कहा कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए गए। मूर्तिकार ने सलाह दी, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई, नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहाँ गुरुदेव, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, सबकी नाकों की नाप ली गई। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाटों के पास गए। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहाँ तहाँ मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की प्रक्रिया कराया। सब मूर्तियां देख आया और उसकी नाकों का नाप लिया। जॉर्ज पंचम के इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलकर नहला रोगन कर तैयार कर दी गई थी। सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। मूर्तिकार ने फिर बात दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए जिसमें कमेटी हुई थी कि मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर ताज़ा पानी डाला गया जिसमें जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद यह कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानव पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। याद करें और स्वयं भी पढ़ें।